ये है दिल्ली दर्पण। आपको लगता है कि SIP पे जैसे हमने बताया कि कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है, कैसे रोका जाए? बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। आप RTIs भी फाइल कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्कूल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांग सकते हो कि जो उसके बाद आप कंप्लेंट कर सकते हो। कर तो सकते हैं, लेकिन जो स्कूल जो बच्चा जा रहा है या पेरेंट्स है वो तो करेंगे नहीं, और दूसरे को करने का अधिकार नहीं है। देखिए, जागरूकता मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को जागरूक करें कि अभी हो क्या रहा है। जो पेरेंट्स प्रॉब्लम कहाँ है कि जो पेरेंट्स खुद जो है इस तरीके के स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाएंगे, वो बिल्कुल भी इस जो है बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, ना ही वो इसको गलत ठहराएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो गोल है वो डमी स्कूल्स का था। अगर वो डमी स्कूल्स का इनडायरेक्ट तरीके से अगर स्कूल में ही कोचिंग बन जाए तो उनके लिए तो वो विन विन सिचुएशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, आज देश की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने शिक्षा को एक बहुत बड़ा कारोबार बना दिया है, और बच्चे और स्कूल एक शोरूम और एक दुकान की तरह नज़र आने लगे हैं, या उनमें कहें तो उनकी तरह तब्दील हो चुके हैं। आजकल SIR के साथ साथ एक और नाम चर्चा में है, SIP यानी स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। निजी स्कूल और कोचिंग सेंटर्स माफिया ने मिल करके एक ऐसा खेल देश की शिक्षा व्यवस्था में खड़ा कर दिया है जो बेहद चिंताजनक है और जिस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आज उसी खेल और उसी गठजोड़ की हम बात करेंगे कि ये खेल क्या है और कितना घातक ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट ममता शर्मा जी हैं। कोचिंग सेंटरों पर और स्कूल पर बहुत बड़ा इन्होंने कई काम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अक्सर बच्चों की आवाज़ बन करके इनकी जो एक फॉर्म बना रखी है इन्होंने उस पर उन्होंने काम किया है। तो ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि SIP आखिर ये है क्या, थोड़ा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं और किस तरह से ये खेल चल रहा है। देखिए, पहले तो जब हम इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करते हैं तो एज सच ये वो टर्म है कहीं भी डिफाइंड नहीं है। CBSE एफिलिएशन बायलॉज में या किसी एग्जामिनेशन बायलॉज में इस पर्टिकुलर टर्म का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये एक जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये स्कूल ने खुद इवॉल्व किया है। और जब हम बात करते हैं कि स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसमें दो तरीके से स्कूल काम कर रहा है। एक तो पहला जिसमें स्कूल ने खुद ही अपने ही स्कूल टीचर्स के साथ उन्होंने कुछ जो स्टूडेंट्स IIT की JEE की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो बाहर कोचिंग में ना जाके स्कूल में ही दे प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म कि स्कूल के ही टीचर्स उनको असिस्ट करते हैं पढ़ने में, एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ भी प्रोवाइड करते हैं एंड दे स्टडी। एज सच CBSE डज नॉट से कि आप ऐसा मत करो, ये बैन है, लेकिन आप साथ में जो CBSE का करिकुलम है, जो गाइडलाइंस है, वो आप फॉलो करो। अगर उसके साथ आप करते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन जो दूसरा SIP फॉर्म अब डेवलप हो रहा है, जो आजकल ट्रेंड में है, जहाँ पे स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स कोचिंग सेंटर के साथ टाई अप करके देन वो उसको मार्केट कर रहे हैं कि आप हमारे स्कूल में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है नीट है, JEE है, अदर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, जब आपको वहां आपको कहीं नहीं जाना, स्कूल में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। तो आपको कहीं स्कूल के बाद दूसरे कोचिंग सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, आपके लिए इजी है। तो उसमें क्या होता है कि प्राइमरीली अब कोई भी बच्चा है, अगर उसको पता है कि मुझे आगे JEE में अपीयर होना है, नीट में, तो वो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर स्कूल को प्रेफर करेगा। एक माइंडसेट होगा, क्योंकि उसको पता है स्कूल ने अपने ब्रोशर में ही लिख दिया कि पढ़ाएगी फैकल्टी बाहर की। तो जो बड़े बड़े ब्रांडेड कोचिंग सेंटर्स है, वो वहां से उन्हीं की फैकल्टी आपको आके स्कूल में पढ़ाएगी।
तो दैट इज समथिंग जो मुझे लगता है कि इलीगल है, आप नहीं कर सकते हो। आपको स्कूल में जब आप पढ़ाते हो तो बहुत सारे सीबीएसई की नॉर्म्स हैं, टीचर की क्वालिफिकेशन है, फैकल्टी की क्वालिफिकेशन है। आप उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आउटसोर्स कर रहे हो एक तरीके से, तो वो गलत है जो अभी एसआईपी के जरिए चल रहा है। मतलब ये लुभाने का तरीका भी है कि बच्चे का समय बचेगा, एक ही जगह पे उसे कोचिंग मिल जाएगी। देखिए, लीगली एक टर्म होती है, थिंग्स विच कांट बी डन डायरेक्टली कैन आल्सो नॉट बी डन इनडायरेक्टली। तो जो चीज आप सीधे सीधे नहीं कर सकते, आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वही हो रहा है कि आप जो है डायरेक्टली ये कमर्शियलाइज कर रहे हो कि कोचिंग सेंटर से बच्चा आएगा, का जो फैकल्टी आएगी पढ़ाएगी, और उसके बाद वो स्कूल टाइमिंग में आप स्कूल को एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हो। स्कूल की जो प्रीमाइसेस हैं उसको आप एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हो, और वहां पे बच्चा कोचिंग का सिलेबस पढ़ रहा है, ना कि सीबीएसई का जो सिलेबस, जो करिकुलम है वो। इसमें दो तरह के हैं, जब एक तो स्कूल खुद अपने टीचर्स प्रोवाइड कराए, अलग से स्पेशलाइज करे, या वो किसी कोचिंग ब्रांड से उससे टाई अप करे। तो दोनों में क्या फ़र्क है? क्या लीगलिटी को हम देखें तो क्या वो चला सकते हैं ऐसे, या दोनों लीगल हैं, या एक को अनुमति है एक को नहीं है, या स्कूल अपना प्रोग्राम चलाए? तो जब हम बात लीगल या इलीगल की करते हैं तो उसमें होगा जहां पे आप वायलेशन ऑफ एनी सीबीएसई बाय लॉ। अगर सीबीएसई का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो बच्चों को पढ़ाया जाना है, अगर आप उसको पढ़ाते हुए एक्स्ट्रा कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एंड जो लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स स्कूल में उस सिलेबस को डिवोट करने, उसके अलावा अगर आप एडिशनल कुछ इंट्रोड्यूस करते हो, देन इट इज परमिसिबल। बट अगर आप सिर्फ दिखा रहे हो सपोज ऑन पेपर, लेकिन देन विद इन दैट स्कूल टाइमिंग अगर आप एक्स्ट्रा जो कोचिंग वाला सिलेबस है सिर्फ उसी पे फोकस करके उन्हीं की फैकल्टी आके पढ़ा रही है, देन इट इज इलीगल। बट इट्स अ मैटर ऑफ एविडेंस कि क्या एक्चुअल में क्या चल रहा है वहां पे। तो अगर कोचिंग सेंटर के साथ आपने जो टाई अप किया, उसी को ब्रांड करके उसी के बेसिस पे अगर आप एडमिशन लेके बच्चों को पढ़ा रहे हो स्कूल में, तो इसका मतलब है कि आप स्कूल को कमर्शियल प्रीमाइसेस बना दिया। दैट इज इलीगल। ओके, तो इस पर क्या नियम कानून कहते हैं? सीबीएसई समय समय पे खुद मॉनिटरिंग करती है, कुछ आपके संज्ञान में भी मामले आए होंगे कुछ, तो क्या कहते हैं बायलॉज, क्या कहते हैं सीबीएसई, क्या कहते हैं? शिक्षा तो एक सेवा है, अगर उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, इस पर नज़र रहती है कुछ सीबीएसई की या कोई मॉनिटरिंग एजेंसी सरकार की? देखिए, सबसे पहले तो जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि स्कूल अगर कोई पर्टिकुलर नया कोई स्कीम लेके आया तो उसका फीस स्ट्रक्चर पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। तो अगर हम सीबीएसई का चैप्टर 7 में जो फीस से रिलेटेड बायलॉज है, एफिलिएशन बायलॉज में चैप्टर 7 स्पेसिफिकली स्कूल फीस की बात करता है, वहां पे बायलॉज स्पेसिफिकली कहता है कि आप जो है स्कूल की जो फीस है उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो। प्रॉफिट के सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के हिसाब से आप नहीं फीस तय कर सकते हो। उसके बाद जो है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर है एफिलिएशन बायलॉज में, क्योंकि आपको जितनी भी जब आप स्कूल के लिए प्रॉपर्टी अलोकेट होती है, हर चीज में आपको डिस्काउंट मिलता है। तो उसमें चैप्टर 9 में 9.1.3 में एक स्पेसिफिक बायलॉ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो आप स्कूल चलाते हो, एज एन इंस्टीट्यूशन चलाते हो, ये कम्युनिटी सर्विस आपका जो है गोल होगा। इट इज एग्जैक्टली रिटन देयर कि यू आर डूइंग अ कम्युनिटी सर्विस। आप किसी भी तरीके से उसको कमर्शियलाइज नहीं कर सकते हो, तो आपका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं हो सकता। दैट ऑल्सो सेज। उसके बाद एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट है जो बायलॉ, चैप्टर 14 जनरल जो मिसलेनियस प्रोविजन एफिलिएशन बायलॉज में है, उसमें 14.10 इट सेज कि आप अपनी जो स्कूल की प्रीमाइसेस हैं उसको किसी भी तरीके से कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो अगर हम बात करें एसआईपी की कि वेदर इट इज लीगल और इलीगल,
तो दिस पर्टिकुलर टर्म अगर आप फेस वैल्यू पे इट्स नॉट इलीगल, बट कहीं अगर आप उसको सीबीएसई बायलॉज से कनेक्ट करते हो तब आप देखोगे कि ये इनडायरेक्ट तरीके से कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा है वो इलीगल है, जहां पे सीबीएसई हैज ऑल द मीन्स टू टेक एक्शन। तो ऐसा नहीं है सीबीएसई इस पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, सीबीएसई कैन सर्टनली टेक, अगर उनको दिखता है इसमें कि वायलेशन हो रहा है उनके बायलॉज का और सिर्फ पेपर पे कुछ दिखाया गया है लेकिन एक्चुअल में कुछ और है, then certainly they have all the powers that we can discuss। पब्लिक डोमेन में भी हमने अक्सर देखा जो साफ साफ ये एस्टेब्लिश होता है जिससे कि बाहर के कोचिंग जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो स्कूलों में आकर के क्लासें दे रहे हैं। पब्लिक डोमेन में जब है स्कूल भी अपनी एनुअल स्टेटमेंट भेजता ही है सीबीएसई को, सब कुछ शिक्षा विभाग को सब कुछ भेजता है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो अगर हम फौरी तौर पे भी देखें, प्राइमा फेसी देखें, तो इतने सारे लूप पॉइंट हैं जिससे साफ लगता है कि जो सीबीएसई के गाइडलाइंस है उनको वायलेट किया जा रहा है। लेकिन उतने बड़े पैमाने पर जितनी बड़ी तादाद में हमें वायलेशन नज़र आते हैं, इस सीबीएसई को क्यों नज़र नहीं आते, और जो एजेंसियां सरकार हैं, शिक्षा विभाग है, उसको क्यों नहीं नज़र आता? लगता है कि कुछ ढिलाई है सरकार के स्तर पर। देखिए, जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, आई थिंक इट्स एन ओपन सीक्रेट, सबको पता है देयर बहुत सारे फ्लॉज हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि बिल्कुल क्लियर और वायलेशन ऑफ बायलॉज है, फिर भी चल रही हैं। अगर हम सीबीएसई के स्टैंड की बात करें, मुझे लगता है कि सीबीएसई के पास पावर है, उनके एफिलिएशन बायलॉज में ही चैप्टर 11 दे हैव स्पेसिफिकली डेडिकेटेड कि वो इंस्पेक्शन अलग अलग सिचुएशन में कब कर सकते हैं, और उसी में एक सरप्राइज इंस्पेक्शन की पावर सीबीएसई के पास है। और जब हम सीबीएसई की सरप्राइज इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए आपको किसी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। यू बीइंग द स्टैट्यूटरी बॉडी, आपके पास सारी पावर्स आपको दी गई हैं सो टू इंश्योर कि जितने भी स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं वो सारी नॉर्म्स को, रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एज ए जो है विजिलेंट सिटीजन आपको कंप्लेंट कर सकते हो, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी कर, लेकिन सीबीएसई को भी कर सकती है। अगर आप तो किसी शिकायत की जरूरत नहीं। हाँ, तो उनको किसी शिकायत की जरूरत नहीं है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, बहुत सारे मैटर्स में लेता है, उसी तरीके से सीबीएसई भी ले सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं लिया अब तक। अगर आप देखो 2024 में भी जो उन्होंने इंस्पेक्शन किया, उससे पहले भी हुई हैं ये चीजें। उन्होंने डमी स्कूल्स के ऊपर काफी सारे जो है आई थिंक अराउंड 27 स्कूल्स को उन्होंने शो हाउस नोटिस भी भेजा था कि आप जस्टिफाई करो, क्योंकि उस सिचुएशन में भी बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं रहे थे, बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे। तो सीबीएसई ले सकता है। ये जो इतना बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है इस पे भी सीबीएसई को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि 27 स्कूलों का, डमी स्कूलों का मामला चला था, बड़ा चर्चा का विषय भी बना था, कंप्लेनें भी अक्सर होती रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गाइडलाइंस दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई ऐसा डायरेक्शन हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए दे सकते हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोई ऑर्डर पास किया हो? देखिए, जब हम इस मुद्दे की बात करते हैं एसआईपी से रिलेटेड, तो हमारा मेन कंसर्न क्या उभर के आता है कि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। तो जब हम कमर्शियलाइजेशन की मुद्दे की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं। अगर सबसे पहले 1992 में मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा था कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, आप उसको कमर्शियलाइज कर दोगे तो बच्चा जो पढ़ेगा कैसे? तो यू कांट कमर्शियलाइज द एजुकेशन। उसके बाद देयर वर सो मेनी केसेस, पीएमएपाई फाउंडेशन जो वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का बहुत ही लीडिंग केस है, जहां पे कोर्ट ने कहा था कि आप जो है कमर्शियलाइज नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट इंक्रीज द फी टू एन एक्सटेंट कि वो बियॉन्ड कंट्रोल चला जाए। फिर मॉडर्न स्कूल का भी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 में केस आया, वहां पे कोर्ट ने एक बात बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की, सरप्लस अमाउंट। तो जब हम बात करते हैं जो स्कूल की फीस है, अगर सपोज आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को लेके आ रहे हो, उस सिचुएशन में ऑब्वियसली इसका स्कूल की फीस पे इम्पैक्ट आएगा। तो अगर वो जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ गया, देन सर्टेनली कोर्ट
और सीबीएसई कैन इंटरवीन, क्योंकि जो सरप्लस है, कोर्ट कहता है कि आप एक जो है चैरिटेबल काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन आप वर्क करते हो, और उस सिचुएशन में जो सरप्लस अमाउंट, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल भी जो स्टेट बॉडी है, एजुकेशनल बॉडी है, वो आपको हर तरीके से रेगुलेट करेंगे, नहीं, आपको ऑटोनॉमी है डिसाइड करने की, आप सरप्लस अमाउंट भी रख सकते हो, पर किस पर्पस के लिए, वो पर्पस सिर्फ इतना लिमिटेड होगा कि आप वो जस्टिफिकेशन भी कोर्ट ने दी है कि किस एस्पेक्ट, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूशन को एक्सपेंड करना है और ज्यादा एड ऑन फैसिलिटीज करनी है, तो उस अपनी इंस्टीट्यूशन की एडवांसमेंट के लिए तब आप उस फीस को थोड़ा डिसाइड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो आप। तो जैसे स्कूल में पहले वो मुद्दा उठा था कैपिटलाइजेशन फी की, हर साल बच्चे को एक्स्ट्रा एनुअल फीस देनी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा वो अमाउंट था, तो कोर्ट ने उसके मुद्दे में स्पेसिफिकली बोला है कि आप जो है कैपिटलाइज नहीं कर सकते। 2025 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कई एलपीएस डिसाइड की, उसमें स्पेसिफिकली कहा यू कैन नॉट कैपिटलाइज, सिर्फ सरप्लस अमाउंट जो जस्टिफिएबल है उतना आप रख सकते हो। बिल्कुल। तो अभी हमने जैसे बात की एसआईपी की बात की, फिर स्कूल में अपना बर्डन है, बचपन कहीं खो सा गया है। एक लाइन याद आती है कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन इम्तिहान ज़िंदगी ले रहे हैं ऐसे हर बार हमें सुनने को मिलता है, और एक बड़ा दबाव होता है, माँ बाप की उम्मीदों का दबाव होता है, साथियों का दबाव होता है। इस सारे मसले पे जो देश का भविष्य है, आपको नहीं लगता कहीं दबाव में है, तनाव में है, और उसका असर आने वाले समय में उसके करियर पर और जाहिर सी बात है देश की प्रगति पे भी पड़ सकता है? देखिए, आज की अगर हम स्कूल्स की अप्रोच भी देखें, जो है हमने मोदी जी की मन की बात भी सुनी है, और हमेशा हर साल लोग कहते हैं कि काउंसलिंग, हर स्कूल में काउंसलर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कुछ चीजें सिर्फ पेपर पे रह गई हैं। क्या इफेक्टिवली बच्चों की मेंटल काउंसलिंग होती है, वो मुझे लगता है वो मिसिंग है। सारा फोकस पेरेंट्स भी मुझे लगता है उसमें कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने भी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है बच्चों के साथ। वो अगर स्कूल आपको जो है एक्स्ट्रा कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी, 50 प्रोग्राम्स आज की डेट में आ गए हैं, मुझे लगता है कि आज नॉर्मल बच्चे को ये कोर्स भी ज्वाइन करा दो, ये क्लासेस भी ज्वाइन करा दो, ये भी ज्वाइन करा दो। जैसे कि कोई कंप्यूटर है, मशीन जो थकने वाला ही नहीं है। शायद हम ये भूल रहे हैं कि बच्चे ह्यूमन बीइंग्स है, दे आर नॉट रोबोट्स, वो मशीन नहीं है, वो थक जाएंगे। तो आप उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उनसे जो बात करना है, ओपन अप होना है बच्चे के साथ, उस पे भी मुझे लगता है फोकस जो होना चाहिए वो नहीं है। और वो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बच्चे की हम बात करते हैं, वो इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, मुझे लगता है। आपको लगता है कि एसआईपी पे जैसे हमने बताया कि कितना बड़ा नेक्सस ये चल रहा है, कैसे रोका जाए? बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, पूरा सबूत है, पब्लिक डोमेन में सरासर वो पब्लिकेशन देते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। हमारी टीम भी गई है, हमारे पास पुख्ता सबूत है। कैसे इन पर अंकुश लगे? क्या करे आम पब्लिक, क्या करे हमारे जैसे पत्रकार, क्या करे, और सरकार मजबूर हो उस पर नज़र रखने के लिए? सीबीएसई अपने आप जाकर के सोमोटो लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहे, सीबीएसई भी जाकर के औचक निरीक्षण करे, क्या करना चाहिए इस पर? क्योंकि जितना बड़ा गंभीर मुद्दा है, उस गंभीरता के साथ इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की, संज्ञान सीबीएसई खुद से ले सकती है, लेकिन अगर आपने देखा कि ये बहुत मास लेवल पे जो है ये प्रैक्टिस चल रही है, इलीगली चल रही है, जहां पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दिखा रहे हो, लेकिन रियल पिक्चर में स्कूल में सिर्फ कोचिंग की क्लासेस चल रही है, और सीबीएसई का जो करिकुलम है, क्लासेस जो पढ़ाई की बुक्स है, उन सबको जो है फॉलो किया ही नहीं जा रहा। तो वो सिर्फ पेपर पे दिखा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं है। अब अगर सीबीएसई नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप आरटीआईज भी फाइल कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्कूल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांग सकते हो कि जो, उसके बाद आप कंप्लेंट कर सकते हो, खुद आप कंप्लेंट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्कूल में, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में जो ये स्कूल्स रन कर रहे हैं,
यहाँ पे जो है इन कंप्लीटली इन वायलेशन ऑफ सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज एंड एग्जामिनेशन बायलॉज, वो दूसरा ही कर सकते हैं, लेकिन जो स्कूल जो बच्चा जा रहा है या पेरेंट्स है वो तो करेंगे नहीं, और दूसरे को करने का अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। वो अक्सर हमारे पास इस तरह की शिकायतें आती हैं कि भाई आपका लोकस क्या, आप क्यों कर रहे हो। ऐसा बहुत सारे हमारे पास जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो एनजीओ के फॉर्मेट में नहीं है, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब वो कोई आवाज़ उठाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो ये सवाल उठता है कि आप किस कैपेसिटी में कर रहे हो, आप यहाँ रहते हो, आपका बच्चा पढ़ता है, क्यों। तो उस क्यों का क्या जवाब हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे और वो खुद इनिशिएटिव लिखेंगे तो मुझे लगता है इस पर प्रेशर पड़ेगा। देखिए, जागरूकता मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को जागरूक करें कि अभी हो क्या रहा है। जो पेरेंट्स, प्रॉब्लम कहाँ है कि जो पेरेंट्स खुद जो है इस तरीके के स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाएंगे, वो बिल्कुल भी इस जो है बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, ना ही वो इसको गलत ठहराएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो गोल है वो डमी स्कूल्स का था। अगर वो डमी स्कूल्स का इनडायरेक्ट तरीके से अगर स्कूल में ही कोचिंग बन जाए तो उनके लिए तो वो विन विन सिचुएशन है। और मुझे लगता है 2025 में एक जेई के बच्चे की स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी। उसने कहा कि मैंने जो है टॉप इसलिए किया क्योंकि मैं नॉन अटेंडिंग स्कूल में पढ़ा। इसके बाद उसको पूरा रिसर्च करने के बाद सीबीएसई वो नांगलोई का स्कूल था, उसमें उन्होंने इंस्पेक्शन भी किया, उसके बाद उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया। तो पेरेंट्स आगे नहीं आएंगे, लेकिन एज अ ओवरऑल जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, मुझे लगता है अगर सीबीएसई इफेक्टिवली उस पर एक्शन नहीं ले रहा, देन कोर्ट का हमारे पास हमेशा से ऑप्शन रहा है और कोर्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डील किया है जब भी जरूरत पड़ी है, और वहां पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की है। तो इस सिचुएशन में भी आई थिंक अगर सीबीएसई अब एक्शन नहीं लेता है, देन वी कैन सर्टेनली लुक फॉर अदर लीगल ऑप्शंस। चलिए, तो ये थी ममता शर्मा जी, और इस पॉडकास्ट को शूट करने का और आप तक पहुंचने का हमारा मुख्य पर्पस भी यही है कि SIP के नाम पे जो जितना बड़ा एक गोरख धंधा चल रहा है कोचिंग सेंटर्स और स्कूल के साथ मिल करके, इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे आने वाली पीढ़ी में। तो इस गोरख धंधे को रोकने के लिए केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एक आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, अभिभावकों की जिम्मेदारी है। सरकार भी तभी जागती है जब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे बढ़िए, आवाज़ उठाइए। हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ सुनने के बाद ही हमने ये मन बनाया है कि हम इस विषय को लगातार उठाते रहेंगे, तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि इस सिस्टम पर कोई आमूलचूल परिवर्तन ना हो जाए, इस गोरख धंधे पर अंकुश न लग जाए, लगाम न लग जाए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे गुजारिश है कि जहाँ कहीं इस तरह के मामले चल रहे हों, आप अपने स्तर पर अगर उसे डील करें तो बहुत बेहतर है, नहीं हमें उसकी जानकारी दीजिए, लिखित में दीजिए, सबूत दीजिए, हमारी टीम वहाँ तक पहुँचेगी। हमने बहुत सारे स्कूल और कोचिंग सेंटर्स पर काम किया भी है, और बहुत ऐसे सबूत हम दे रहे हैं जो बहुत चौंकाने वाले होंगे और हैरान करने वाले होंगे। और उस सबूतों को देखने के बाद भी उम्मीद तो हम यही करेंगे कि जो CBSE है, शिक्षा विभाग है, वो जागे और उन पर अंकुश लगाए, उन पर लगाम लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम लगातार एक एजुकेशन दर्पण के नाम से हम अलग से एक प्रोग्राम चला रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि अलग से चैनल भी, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, ये देश के भविष्य का सवाल है। जो देश के भविष्य हैं, बच्चे हैं, उनके भविष्य का सवाल है। तो उन सब को डेडिकेटेड करते हुए, समर्पित करते हुए हम उनके हकों की आवाज़, चाहे उन्हें अच्छे लगे चाहे ना लगे, हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर लगातार आपको अपडेट करते रहे, जानकारियाँ देते रहे, और साथ साथ में कोशिश करेंगे अच्छाई भी सच्चाई भी, जो अच्छे काम कर रहे होंगे, इंस्टीट्यूशन बहुत करते भी हैं, उनके भी हम सामने रखेंगे। लेकिन कोशिश यही होगी कि आंख बंद करके हम ना बैठें। तो ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।